Hi humans and welcome back to Humanities. In today's video, we are dealing with the next chapter of our Sociology Class 12 Book 2 जिसका नाम है Change and Development in Rural Society. देखो अब now we are entirely concentrating on an area of our country which is the rural area. ठीक है, रूरल एरिया गांव की बात करने वाले हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस से कैसे हमने रूरल एरियाज में ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, क्या क्या चेंजेस आए आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है कि ब्रिटिशर्स ने 1947 के ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे बहुत बुरी हालत कर दी थी पूरे इकोनॉमी की. उसमें रूरल एरियाज भी बहुत अफेक्ट हुए थे, एग्रीकल्चर बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो गया था. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या चेंजेस लाए गवर्नमेंट ने, वो सब देखेंगे. एंड प्लस ये चैप्टर में से स्पेसिफिक टॉपिक्स आते हैं आपको आंसर राइटिंग में, वो लिख लो कहीं. पहला तो ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर का, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. फिर आता है आपका लैंड रिफॉर्म्स, क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स में चेंजेस लाए गए. देन कम्स योर फार्मर्स सुसाइड्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेना एक बार. देन एग्रीकल्चर और कल्चर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम योर आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव. ठीक है, बट अगर 1 मार्कर्स और सीयूईटी की बात करें तो नोट्स में पूरे 1 मार्कर्स कवर किए गए. सो लेट अस गेट अहेड इन दिस चैप्टर. ठीक है, सो चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी. सबसे पहले मेक दिस फैक्ट वेरी क्लियर दैट इंडिया इज अ रूरल सोसाइटी. वी आर अ रूरल सोसाइटी. ठीक है, हम अर्बन सोसाइटी नहीं है. मोस्टली लोग रूरल एरियाज में रहते हैं इंडिया में. 69% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 कहाँ रहती है भैया? लिव्स इन द रूरल एरियाज. ठीक है, मेजोरिटी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है. अब रूरल एरियाज में मेजोरिटी पॉपुलेशन रहती है तो उनका ऑक्यूपेशन क्या रहेगा? मोस्टली इट विल बी एग्रीकल्चर ऑब्वियसली. तो एग्रीकल्चर भी मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ लाइवलीहुड है. और जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है, इट इज द मोस्ट प्रेशियस, मोस्ट प्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर इंडियंस, क्योंकि हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है. ठीक है, हम एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड करते हैं. ठीक है, कोविड के टाइम पे भी एग्रीकल्चर का ग्रोथ पॉजिटिव था. सिर्फ एक ही सेक्टर था जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया था कोविड के टाइम पे. तो इससे सब साबित होता है कि वी आर एन अग्रेरियन इकोनॉमी. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बताओ एग्रीकल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, या how is agriculture and culture related? Yeah, many cultural practices and patterns can be traced on our agrarian background. तो इस पे आपको लिखना क्या है? कुछ नहीं लिखना, बस ये बताना है कि भैया एग्रीकल्चर लोगों के कल्चर्स को बहुत इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. एंड बहुत सारे, इसका एक एग्जाम्पल है कि बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स वाला मेन पॉइंट है. फेस्टिवल्स ये सारे मेन हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करते हैं. दे हेराल्ड द न्यू बिगिनिंग्स ऑफ एग्रीकल्चरल सीजन. ठीक है, सो फेस्टिवल्स का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख के आना है इफ दिस क्वेश्चन कम्स. ठीक है, तो फेस्टिवल्स, many festivals are celebrated to welcome the main harvest season and herald the new beginnings of agricultural season. अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. सीयूईटी बोलो, बोर्ड्स बोलो, 1 मार्कर्स बोलो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. ठीक है, सो बताओ पोंगल कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है? तमिलनाडु. बिहू कौन सी स्टेट का फेस्टिवल? इट इज असम. देन बैसाखी पंजाब, उगदी कर्नाटक. सो ये सारे फेस्टिवल्स के नाम है जो हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर. ओके, सो इस तरह से हमने ये दिखा दिया कि भाई एग्रीकल्चर और कल्चर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है. अब देखो यहाँ पे देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कल्चर, वही बता रहे हैं. नेचर एंड प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, अलग अलग रीजन्स में एग्रीकल्चर की अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं. ठीक है, अब जो एग्रीकल्चर आप महाराष्ट्र में करोगे वो एग्रीकल्चर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि सॉइल अलग है, रीजन अलग है, क्लाइमेट डिफरेंस है.
ठीक है. सो नेचर एंड प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इट वेरीज अक्रॉस रीजन्स एंड दीज वेरिएशंस दे आर रिफ्लेक्टेड इन वेरियस कल्चर्स. दैट्स ऑल. ठीक है. अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. नाउ यहाँ पे देखो क्या लिखा है. यहाँ पे लिखा है कि एग्रीकल्चर इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. ऐसा है क्या कि इंडिया में एग्रीकल्चर के अलावा कुछ भी नहीं होता? इंडिया में एग्रीकल्चर तो है, बट रूरल एरियाज में अगर बात करें तो एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. जैसे हमने माना कि एग्रीकल्चर मेजोरिटी पॉपुलेशन करती है, बट जो माइनॉरिटी बचती है वो क्या क्या करती है एग्रीकल्चर के अलावा? तो सपोर्टिंग एक्टिविटीज करते हैं. कीवर्ड. ठीक है. कैसी एक्टिविटीज? सपोर्टिंग एक्टिविटीज लाइक दे आर आर्टिजन्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स, सुनार, लोहार. हमने सुना है ना ये हिंदी में. आयरन स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स. देन सम आर क्राफ्ट पर्सन्स, कुछ प्रीस्ट्स होते हैं. ठीक है. पुजारी, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑयल प्रेसर्स, राइट. सम आर ड्राई क्लीनर्स, सम आर पॉटर्स, गोल्ड स्मिथ्स. सो ये सारे जो लोग होते हैं इन्हें हम क्या बुलाते हैं? सर्विस कास्ट, राइट. इन्हें हम क्या बुलाते हैं? सर्विस कास्ट. तो ये सारी प्लेथोरा ऑफ एक्टिविटीज जो है एग्रीकल्चर के अलावा विलेजेस में परफॉर्म की जाती है, जिससे लोग लाइवलीहुड अर्न करते हैं. नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कमिंग अप, एग्रेरियन स्ट्रक्चर. ठीक है. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि एग्रीकल्चर और कल्चर कैसे रिलेटेड है, वेरियस स्टेट्स के कौन से अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, और क्या क्या पढ़ा हमने. हमने पढ़ा कि भाई एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विस कास्ट की एक्टिविटीज होती हैं, सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती हैं जो लोग करते हैं. और इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडिया इज अ रूरल इकोनॉमी. ठीक है. 69% पीपल they are based in the rural areas according to the census 2011. Now this data might differ, तो आप आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी को फॉलो करिए. ओके. नाउ सी, यहाँ पे हमें एग्रेरियन स्ट्रक्चर की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई. सो एग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज नथिंग बट आपका जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. ठीक है. सो एग्रेरियन स्ट्रक्चर इज द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. कैसे आपके अलग अलग लैंड होल्डिंग्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये बताता है कौन? हमारा एग्रेरियन स्ट्रक्चर. वेरी इंपॉर्टेंट. सीयूईटी में डायरेक्ट डेफिनेशन आ सकती है. डैश इज द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग लैंड होल्डर्स. इट इज नथिंग बट एग्रेरियन स्ट्रक्चर. या इसकी डेफिनेशन 2 हो सकती है कि स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स ऑलमोस्ट द सेम. ठीक. अब पूछ सकते हैं आपसे बोर्ड्स में कि बताओ इंडिया का कैसा अग्रेरियन स्ट्रक्चर है. तो इसके लिए पहले 2 चीजें पता होनी चाहिए. एग्रेरियन स्ट्रक्चर का मीनिंग ही पता होना चाहिए. तो इंडिया में बेसिकली पूछ रहे हैं लैंड कैसी डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. सो बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन द अग्रेरियन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया. सो पहला चीज जो आप लिख के आओगे वो है अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. क्या है? अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि भाई बहुत ज्यादा आपको डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी इंडिया में. देयर इज नो इक्वालिटी व्हेन इट कम्स टू लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी लैंड्स बटी जाती हैं. देयर आर ओनली 40 to 50% ऑफ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कुछ लैंड नहीं है. तो ये करती क्या है मैम? ये दूसरी एक्टिविटीज करती है, या फिर ये एग्रीकल्चर लेबर दूसरों की लैंड्स पे प्रोवाइड करते हैं, या फिर ये टेनेंट्स बन जाते हैं, लीज पे लैंड लेके अपना कल्टिवेशन करते हैं. सो दिस इज हाउ दे गो अहेड विद द जॉब. सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए. सबसे पहले एग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या है. इंडिया का एग्रेरियन स्ट्रक्चर का बेसिक फीचर यही है कि अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है. देन स्मॉल प्लॉट्स, बहुत सारे हाउस होल्ड के पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े होते हैं. Then 40 to 50% of families, they have no land at all. And there's a high dependence on agricultural labor activities. And that's why हमें देखने को मिलता है भाई एग्रीकल्चर इतना प्रोडक्टिव नहीं. बहुत सारी पॉपुलेशन एंगेज है एग्रीकल्चर में, बट इतना ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर से. ठीक है. देन वेरी फ्यू फैमिलीज दे आर वेल टू डू. ऑब्वियसली मेजोरिटी कैसे हालात में रह रही हैं? दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. सो
सिचुएशन इज नॉट दैट गुड, ठीक है। सो इंडिया में एग्रेरियन स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी अनइक्वल। अब यहाँ पे देखो, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर कैसे क्लास स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। सो इधर हमें देखने को मिलेगा कि एक क्लास स्ट्रक्चर होता है जिसमें मीडियम लार्ज फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, टेनेंट्स होते हैं। ये मीडियम लार्ज फार्मर्स जो होते हैं वो तो सफिशिएंटली अर्न कर पाते हैं, ठीक है, दे आर वेल टू डू, काफी काफी अच्छा ये अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से कमा लेते हैं। बट जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं ऑन द अदर साइड, दे आर नॉट इवन पेड द मिनिमम वेजेस। इनकी एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। दे नेवर नो कौन इनको आके रिप्लेस कर दे, क्योंकि इनके वर्क में कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई भी लेबर वर्क प्रोवाइड कर सकता है, राइट। देयर इज नो स्किल इन्वॉल्व, ठीक है। सो इसीलिए हमने देखा कि कैसे क्लास स्ट्रक्चर डिवाइडेड है। प्लस ये जो लेबरर्स है ये एक सिचुएशन फेस करते हैं जिसको हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट का नाम दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन जब लो इनकम्स होती है लेबरर्स के पास, उनकी एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योर होती है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको कभी भी कोई भी निकाल सकता है आके, ठीक है। ज्यादातर लोग ये डेली वेज वर्कर्स होते हैं, ठीक है, मोस्ट डोंट हैव वर्क फॉर मेनी डेज। प्लस अब हमने टेनेंट्स की कहानी थोड़ी समझ लो, मैंने ऑलरेडी समझा दी। कल्टिवेटर्स लीज करते हैं लैंड फ्रॉम लैंड ओनर्स, एंड देन 50 to 75% जो भी इनका इनकम आता है उसका 50 to 75% उनको किस चीज में लगाना पड़ता है? एज अ रेंट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस, ठीक है। आपके पास अगर लैंड नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। 50 to 75% ऑफ योर इनकम अगर आप निकाल के एज अ रेंट दे रहे हो, सो इट इज ऑब्वियसली वेरी अनप्रॉफिटेबल। ओके, अब हमें दिखता है कि एग्रीकल्चर में कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है बिटवीन कास्ट एंड क्लास। देखो, हमने पहले भी चीजें पढ़ रखी हैं कि कास्ट जैसे जैसे हाई होते चली जाती है, यानी हायर क्लास लोगों की हायर कास्ट होती है, ऐसे हमने कुछ कुछ कोरिलेशन पढ़ रखा है। यानी अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमें ऐसा ही लगेगा कि जितनी ज्यादा आपकी कास्ट होगी, जितना ज्यादा आपका क्लास होगा, उतनी आपके पास लैंड होगी, उतना बड़ा आपका प्रॉपर्टी होगा। बट ये दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। वी माइट एक्सपेक्ट दैट हायर कास्ट हैव मोर लैंड एंड हाई इनकम्स, बट but for example, एक high caste का example है Brahmins. Now Brahmins, they are not landowners. They are not even into agricultural activities. They fall entirely outside the agrarian structure, although ये रूरल सोसाइटी का जरूर पार्ट होते हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि हाई अगर कास्ट एंड क्लास है तो नेसेसरीली आपके पास ज्यादा जमीन होना आवश्यक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लिया हमने ब्राह्मण्स के फॉर्म, ठीक है। ऑल्दो दे आर द हाईएस्ट ऑफ ऑल द कास्ट, इनके पास कोई जमीन नहीं होती है, दे आर नॉट लैंडलॉर्ड्स, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। बल्कि यहाँ पे लिखा है कि ब्राह्मण्स दे फॉल एंटायरली आउट ऑफ द अग्रेरियन स्ट्रक्चर ऑल्दो दे आर अ पार्ट ऑफ रूरल सोसाइटी। बट स्टिल ये ट्रेंड तो देखा ही गया है कि जितनी ज्यादा ऊपर आपकी कास्ट होगी उतनी ज्यादा लैंड होगी, एटलीस्ट इन मोस्ट रूरल रीजन्स, ठीक है। ज्यादातर रूरल एरियाज में यही ट्रेंड देखा गया है। फाइन। अब हमने बहुत बार पढ़ा है डोमिनेंट कास्ट। किसने दी थी ये टर्म? जल्दी बताओ। एम एन श्रीनिवास लिखा ही है यहाँ पे। सो डोमिनेंट कास्ट और एक टर्म दी थी एम एन श्रीनिवास जी ने। कौन सी टर्म थी वो? संस्कृताइजेशन। ओके फाइन। नाउ डोमिनेंट कास्ट क्या होता है? इकोनॉमिकली पॉलिटिकली वेल टू डू पीपल, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, दे आर मोस्ट पावरफुल ग्रुप्स, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, डोमिनेंट लोकल सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं, रूरल एरियाज को डोमिनेट करते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Jats and Rajputs of UP, Vokligas, Lingayats of Karnataka, Khammas, Reddys of Andhra Pradesh, Jats and Sikhs of Punjab, Marathas of Maharashtra। ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपसे CUET में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे गए हैं।
सो बीवेयर। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, आई एम सॉरी। हाँ, तो अब एक नई टर्म आ रही है, ऑब्वियसली सीयूईटी कॉर्नर है ये ऊपर वाला। सबसे पहली टर्म है प्रोप्रीटरी कास्ट ग्रुप्स। नाउ व्हाट इज दिस प्रोप्रीटरी कास्ट ग्रुप्स? ये जो कास्ट ग्रुप्स होते हैं बहुत बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, इनके पास ज्यादातर विलेज के रिसोर्सेस होते हैं। देव गॉट लैंड, देव गॉट लेबर, देव गॉट ईच एंड एवरी रिसोर्स ऑफ रूरल सोसाइटी। तो प्रोप्रीटरी कास्ट ग्रुप्स, हु आर दीज पीपल? दे ओन मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस एंड कैन कमांड लेबर फॉर देम। ठीक है, सो इनको कोई लेबर मना नहीं कर सकता। ठीक है, दे कैन कमांड लेबर फॉर देम। इनके पास ज्यादातर विलेज के रिसोर्सेस होते हैं। डेफिनेशन 2 इज बेगार। यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म। बेगार या इसका सिनोनिमस टर्म है फ्री लेबर। बेगार यानी बेसिकली मैं किसी को अपने अंडर जबरदस्ती रख रही हूँ टू प्रोवाइड फ्री लेबर फॉर मी। ठीक है, विदाउट इवन पेइंग मिनिमम वेजेस, ऐसा कुछ नहीं होता जो जबरदस्ती रखा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ठीक है, तो बेगार की एक्चुअल डेफिनेशन देख लो। मेंबर्स ऑफ लोअर कास्ट had to provide labor for a fixed number of days per year। जबरदस्ती आपको प्रोवाइड करना ही है, इट्स अ कस्टम। ठीक है, टू द जमींदार्स और द लैंडलॉर्ड्स। सो ये बेगार की प्रैक्टिस ऑब्वियसली अबॉलिश्ड है, बट ये चलती थी इन आवर पास्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले। नाउ ये सारी चीजें हो गई, दिमाग फ्रेश कर लो बिकॉज देयर इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक कमिंग अप, इफेक्ट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, कुछ कुछ सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिपेंडेंस के पहले तक चलती आ रही है। वी नो जमींदारी सिस्टम क्या होती है। एक नई सिस्टम पढ़ लो जिसका नाम है रायतवारी सिस्टम। पूछ सकते हैं एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन जमींदारी सिस्टम एंड रायतवारी सिस्टम। ठीक है, नाउ सी रायतवारी सिस्टम क्या होता है। सीयूईटी क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, सो सीयूईटी में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डज दिस टर्म रायत मीन। सो रायत एक तेलुगु टर्म है। ठीक है, तेलुगु टर्म है विच मीन्स कल्टिवेटर। इसका मीनिंग क्या है? कल्टिवेटर। रायत मीनिंग कल्टिवेटर इन तेलुगु। नाउ इन दिस सिस्टम व्हाट इज हैपनिंग, जमींदारी सिस्टम में कैसे होता था कि जो कल्टिवेटर्स थे वो जमींदार को टैक्सेस पे करेंगे, जमींदार ब्रिटिशर्स को टैक्सेस पे करेंगे। तो इसमें जमींदार एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते थे कल्टिवेटर्स से। बट रायतवारी सिस्टम में क्या होगा, कल्टिवेटर डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देगा। यहाँ पे इंटरमीडियरी नहीं है, जमींदार जो इंटरमीडियरी जो मिडिल लेयर थी ना वो पूरी ऐसी हट जाएगी। सो रायतवारी सिस्टम काफी बेटर सिस्टम थी एज कम्पेयर टू जमींदारी सिस्टम। एंड देखा गया है कि जो जो एरियाज रायतवारी सिस्टम के अंडर पड़ते थे उधर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी काफी हाई थी। ठीक है, सो लेट अस गेट अहेड। रायत मीनिंग कल्टिवेटर इन तेलुगु, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस सिस्टम एक्चुअल कल्टिवेटर्स जो होते थे, जो खुद लैंडलॉर्ड्स होते थे किसी किसी केस में, वो रेंट पे करते थे, टैक्स पे करते थे, नॉट रेंट, टैक्स। ठीक है, अगेन आई रीड इट। इन दिस सिस्टम एक्चुअल कल्टिवेटर जो होगा, जो रायत होगा, ही विल डायरेक्टली पे द टैक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड जमींदार की पूरी लेयर हट गई है। ठीक है, इन दिस सिस्टम द बर्डन ऑफ टैक्सेशन वाज रिड्यूस्ड, काफी कम बर्डन रहता था और कल्टीवेटर को ज्यादा इंसेंटिव मिलता था टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। और इसलिए रायतवारी सिस्टम के अंडर हमें बेटर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी दिखाई देती थी। ठीक है, अब मैंने पहले ही बता दिया था कि सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर एट इंडिपेंडेंस कैसी थी भाई, बहुत लो प्रोडक्टिविटी, इंपोर्ट्स पे हम टोटली डिपेंडेंट रहते थे, अमेरिका पे डिपेंडेंट रहते थे फॉर फूड ग्रेन्स। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम थी, इंटेंस पावर्टी, स्टैग्नेशन, बैकवर्डनेस। ठीक है, ये सारी टर्म्स आ जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर एट इंडिपेंडेंस। ओके, सो आई होप रायतवारी सिस्टम क्लियर है। आई होप
प्रोप्रिएटरी कास्ट ग्रुप्स, बेगार, ये सारी टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर है। अब सीरियसली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, लैंड रिफॉर्म्स। टेंशन मत लो, वेरी वेरी इजीली अपन इन लैंड रिफॉर्म्स को लर्न कर लेंगे। नाउ लैंड रिफॉर्म्स पे एक डिटेल क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द लैंड रिफॉर्म्स और द चेंजेस ब्रॉट बाय लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो लैंड रिफॉर्म्स की जब मैं बात करूंगी, वील मेक 3 कैटेगरीज, 3 इसके अंदर मेजर सब डिविजन होते हैं। सबसे मेजर कैटेगरी होती है अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, क्योंकि ये जमींदारी सिस्टम की वजह से ही मोस्टली हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड रह गया था। ठीक है, सेकंड इज टेनेंसी अबॉलिशन और रेगुलेशन एक्ट, टेनेंसी को थोड़ा ध्यान में रखते हुए एक्ट्स बनाए गए। देन थर्ड इज लैंड सीलिंग एक्ट, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रखा होगा, सो इट वोंट बी एज डिफिकल्ट। ठीक है, सो लैंड रिफॉर्म्स आर डिवाइडेड इन 3 सब डिविजन्स। पहला अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, दूसरा टेनेंसी अबॉलिशन और रेगुलेशन एक्ट, तीसरा इज योर लैंड सीलिंग। नाउ when it comes to abolition of जमींदारी, we all know कि जो जमींदार थे बदमाश लोग, इनको इंटरमीडियरीज कहते हैं, ये बीच वाली लेयर को पूरा रिमूव कर दिया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है सारे लैंड रिफॉर्म्स में से। ठीक है, सो जमींदारी, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द लैंड रिफॉर्म्स एंड इट स्ट्रेंथेंड द पोजीशन ऑफ कल्टिवेटर्स। इसने कल्टिवेटर्स को काफी इंसेंटिव दिए, कल्टिवेटर्स को एक मोटिवेशन दिया कि अब जमींदार हट गए, सो वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट। ठीक है, विदाउट बीइंग अंडर एनीवन्स प्रेशर। ठीक है, सो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी को सबसे ज्यादा इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म माना जाता है। देन कम्स योर टेनेंसी अबॉलिशन और रेगुलेशन एक्ट। इसमें टेनेंसी काफी जगह पे तो कंप्लीटली डिसबैंड कर दी थी, कंप्लीटली अबॉलिश कर दी थी इन सम एरियाज, या टेनेंट्स को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की थी। कुछ कुछ एरियाज में तो अबॉलिश ही कर दी, कुछ कुछ एरियाज बोले कि लेट अस कंटिन्यू टेनेंसी, बट टेनेंट्स को हम थोड़ी सी सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, अब ये मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया इतना अच्छे से, बट दीज स्टेट्स स्टैंड आउट। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू लैंड रिफॉर्म्स, इन दो स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हुए थे। वन इज केरला एंड सेकेंड इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा एक्ट आता है आपका लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग इज बेसिकली और पुटिंग एन अपर लिमिट कि एक फैमिली इससे ज्यादा लैंड ओन नहीं कर सकती। This reform was implemented to promote equity in agriculture. तो लैंड सीलिंग एक्ट क्या होता है? लैंड सीलिंग इज बेसिकली इम्पोजिशन ऑफ अपर लिमिट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है टेक्स्ट बुक की। ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ अपर लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड दैट वन कैन ओन, दैट अ पर्टिकुलर फैमिली कैन ओन। ठीक है, तो ये होता है आपका लैंड सीलिंग। अब सीलिंग अलग अलग रीजन से डिफर करता है। अलग अलग रीजन्स में अगर किसी रीजन में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है तो उधर सीलिंग थोड़ा और कम हो जाएगा, यानी लोग और कम लैंड ओन कर पाएंगे। ठीक है, तो सीलिंग इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन अकॉर्डिंग टू वेरियस प्रोडक्टिविटी लेवल्स। ठीक है, बट ये जो लैंड रिफॉर्म्स, जो 3 सब पार्ट्स हमने अभी देखे, दीज proved to be toothless. इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा ड्यू टू careless attitude of different state governments, ड्यू टू लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि लैंड ओनर्स दे एस्केप्ड द सीलिंग लिमिट्स। क्या क्या तरीके थे इनके? कुछ लोग, कुछ रिच फार्मर्स तो अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेके भी उनके साथ रह रहे थे टू अवॉइड द प्रोविजन ऑफ लैंड सीलिंग, कि अगर अलग अलग रहे तो वाइफ्स को उनका हिस्सा देना पड़ेगा ना, राइट? सो इसलिए दे कंटिन्यू टू लिव विद देयर वाइफ्स। देन देयर वर बेनामी ट्रांसफर्स, कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने केसेस कर दिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड जो डीले था उसको यूज कर लिया, रिलेटिव्स के नाम पे जमीन कर दी। सो देयर वर बेनामी ट्रांसफर्स। देन ये
डिवोर्स वाला एक पॉइंट है, देन लैंड ओनर्स दे एस्केप सीलिंग लिमिट। सो बहुत सारे लूप होल्स है अपने लेजिस्लेशन में जिसके वजह से ये रिफॉर्म्स इतने सक्सेसफुली नहीं इम्प्लीमेंट हो पाए। ठीक है, let us move a little further. Okay, now it's time we move towards important topic number 2, which is green revolution. So we all know green revolution क्या है, green revolution क्यों कराया गया था। अच्छा, who is the father of Indian green revolution? It is MS Swaminathan जी। So green revolution क्या है? क्या था? It was a government program। ये government program था for agricultural modernization। ठीक है, एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसके कुछ कुछ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस थे जो बीइंग सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, सो ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स, इट वाज लार्जली फंडेड बाय इंटरनेशनल एजेंसीज, फिर इट वाज बेस्ड मोस्टली on providing HYV seeds, high yielding variety seeds, fertilizers, pesticides, ये सारी मॉडर्न टेक्निक्स ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रोवाइड करी गई थी। अच्छा, सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ इंट्रोड्यूस करा है? ऐसा तो नहीं है कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, पूरे इंडिया में सारे फार्मर्स खुश हो गए, सबको न्यू टेक्नोलॉजी दे दी, ऐसा नहीं होगा ना। लिमिटेड फार्मर्स को देंगे। व्हाट वाज द क्राइटेरिया? भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन उन्हीं एरियाज में इम्प्लीमेंट करो जहां पे इरिगेशन की अश्योरिटी होगी। व्हाई? बिकॉज ये जो न्यू HYV सीड्स है, ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सारी चीजों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ लॉट ऑफ वाटर। तो इसलिए sufficient water was necessary for the new seeds and for the new methods of cultivation. Now, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि 2 टारगेटेड क्रॉप्स है, व्हीट एंड राइस। ठीक, सो इट वाज मेनली टारगेटेड एट व्हीट एंड राइस ग्रोइंग एरियाज। ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन हमें 2 ही क्रॉप्स के नाम याद आते हैं। ठीक है, ये कहाँ का पहली फेज में कहाँ का इम्प्लीमेंट किया था? पंजाब, वेस्ट यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये रीजन्स में अशोर्ड इरिगेशन था एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन इन रीजन्स में इम्प्लीमेंट करा गया था। नाउ इट इज important for us to know the advantages and disadvantages of green revolution। ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेजेस, ऑब्वियसली भाई इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंसी आ गई थी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। वी वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर फूड ग्रेन्स। बट इसके डिसएडवांटेजेस हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे दिए हैं। ठीक है, सरप्राइजिंग बट ट्रू। सो पहला डिसएडवांटेज जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो है कि ओनली मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स दे बेनिफिटेड। स्मॉल फार्मर्स या लेबरर्स, इनका तो कुछ यहाँ पे स्कोप ही नहीं था। तो सिर्फ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स दे बेनिफिटेड फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर सेकंड डिसएडवांटेज की इनपुट्स, अगेन दे वर वेरी एक्सपेंसिव। स्मॉल फार्मर्स तो नहीं खरीद पाते ये इनपुट्स एंड दैट्स व्हाई इन तक ये टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं। देन एज अ रिजल्ट बहुत सारी इनइक्वालिटीज, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इट वाइडेंड। फिर जो टेनेंट कल्टीवेटर्स थे वो डिस्प्लेस हो गए। क्यों होंगे डिस्प्लेस? क्योंकि टेनेंट्स को तो अब डिमांड ही नहीं मिलेगी, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स खुद की जमीन खुद के लिए रखेंगे, खुद कल्टीवेट करेंगे बाय यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी एंड दैट्स व्हाई दे डिडंट लीज देयर लैंड्स। फिर सर्विस कास्ट ग्रुप्स जो थे, जो होते हैं सारे मशीन्स बनाने वाले, देन अलग अलग सर्विस हार्वेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, ये सारे सर्विस कास्ट ग्रुप्स, ये इनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, लार्ज स्केल माइग्रेशन हो गया, क्योंकि दे वर नो मोर नीडेड, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीनरी आ गई, इक्विपमेंट्स आ गए। सो इनका काफी जॉब लॉस या अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया। ओके, सो डिसएडवांटेजेस एक बार वापस मैं रिपीट करी हूँ। मीडियम लार्ज फार्मर्स दे बेनिफिटेड, देन इनपुट्स वर वेरी एक्सपेंसिव, देयर वाज एन इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी। फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ किस किस का? टेनेंट्स का और सर्विस कास्ट ग्रुप्स का। आगे चलते हैं थोड़ा, और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन, ये डिसएडवांटेज है। क्या है डिफरेंशिएशन? रिच, ऑब्वियसली रिच ग्रीव रिचर, पुअर ग्रीव पुअर।
ठीक है। सो ये फिनोमिना जो गैप बोलते हैं ना हम, रिच एंड पुअर के बीच की जो गैप होती है वो जो वाइड हो जाती है, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। सो रिच एक्चुअली ग्रीव रिचर, पुअर ग्रीव पुअरर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। फिर जो कमर्शलाइजेशन आया था एग्रीकल्चर में, कमर्शलाइजेशन यानी कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पे प्रमोट होने लगी। इससे क्या हुआ, लाइवलीहुड इनसिक्योरिटीज होने लगी। क्यों? क्योंकि फार्मर्स बहुत मार्केट डिपेंडेंट हो गए थे। मोनोक्रॉपिंग शुरू करी गई। मोनोक्रॉपिंग यानी एक ही क्रॉप हम उगाएंगे, हम फूड क्रॉप्स नहीं कैश क्रॉप्स उगाएंगे। तो ये व्हीट राइस, मान लो सिर्फ व्हीट उगाया किसी फार्मर ने या सिर्फ राइस उगाया, तो एक ऐसा पेस्ट आ गया जो पूरे व्हीट को खराब कर गया और बाकी कोई सिक्योरिटी के लिए दूसरा क्रॉप नहीं बचा। सो ये जो बहुत कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर हो गया था, कमर्शलाइजेशन हो गया था, इससे फार्मर्स की इनसिक्योरिटी बढ़ गई थी। देयर वाज लॉस ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नॉलेज। अब पूरा रिडंडेंट हो गया था, आउटडेटेड हो गया था। ट्रेडिशनल जो हमारे एंसेस्टर्स को नॉलेज था उसका कुछ यूज ही नहीं रहा था। नई हाइब्रिड वेराइटीज जो आई थी, ये एक रिसर्च बताया, रिसर्च किया था जिससे प्रूव हुआ था कि ये जो HYV वेराइटीज है दे आर लेस हेल्दी देन द ऑर्गेनिक और द ट्रेडिशनल वेराइटीज, ऑब्वियसली, राइट। सो ये सारे डिसएडवांटेजेस है ग्रीन रेवोल्यूशन। ऑन वन हैंड बहुत अच्छी फूड सिक्योरिटी, सेल्फ रिलायंस प्रोवाइड किया, बट ऑन द अदर हैंड बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। राइजिंग इनइक्वालिटीज, कमर्शलाइजेशन, लाइवलीहुड इनसिक्योरिटीज, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल था। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स अगर आप यूज करोगे तो आपकी सॉइल की क्वालिटी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, राइट। So all these points clubbed together, they can make you know a 6 marker question can be directly asked. He mentioned some advantages as well as disadvantages of green revolution. ठीक, अब थोड़ा आगे जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी। हाउ इज अ रूरल एग्रीकल्चर रिलेटेड टू द ग्लोबल वर्ल्ड? कैसे हमारे छोटे फार्मर्स को पूरे वर्ल्ड का एक विंडो मिल गया, एक ओपनिंग मिल गया। सो इट वाज थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोसेस आपसे पूछ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फीचर्स या बेसिकली कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, ये प्रोसीजर पूछ सकते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। मोस्टली पंजाब और कर्नाटक जैसे रीजन्स में जो फार्मर्स होते हैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं विथ एमएनसीज। एमएनसीज क्या होती हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। जैसे पेप्सिको हो गया। आपकी पेप्सिको क्या कंपनी है? जो चिप्स बनाती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, ठीक है। सो ये सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल जो मार्केट्स है, इंटरनेशनल कंपनीज है, वो आती हैं इंडियन फार्मर्स के पास एंड इंडियन फार्मर्स को बोलती है कि आप एक क्रॉप उगाओ, आप टोमेटोज उगाओ, पोटैटोज उगाओ, और जो क्रॉप आप उगाओगे उसके सीड्स हम देंगे, इनपुट्स हम देंगे, मार्केट भी आपको गारंटी से अश्योर कर रहे हैं। बस आप ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके हमें हमारा रॉ मटेरियल दो। अच्छा, ये एमएनसीज रॉ मटेरियल इंडिया से क्यों लेती हैं? अपने खुद के देश में क्यों नहीं बनाती? क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत बहुत स्ट्रांग है, इंडिया में लेबर बहुत चीप है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस है कि कंपनीज इंडिया को प्रिफर करती है फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखो, अब यहाँ पे इंग्लिश में हम पढ़ेंगे। रीजन्स लाइक पंजाब, कर्नाटका, in regions where farmers enter into contracts with MNCs to grow certain crops like tomatoes, potatoes, and companies they identify crop to be grown, provide seeds, other inputs, and working capital to the farmers, or farmer is assured of a market. सबसे बड़ी गारंटी कि हम आपको मार्केट अश्योर कर रहे हैं, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अश्योर कर रहे हैं। इन रिटर्न एज द कंपनी गारंटीज दैट इट विल परचेज द प्रोड्यूस एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस होगा जिसपे हम आपका आउटपुट खरीदेंगे। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप बोलोगे ये तो बहुत सही है, फार्मर्स को मार्केट गारंटी है, फार्मर्स को मिनिमम प्राइस मिल रहा है, उनके प्रोड्यूस का वैल्यू हो रहा है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है ऑब्वियसली। नाउ फार्मर्स बहुत बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें दिख रहा है कि फार्मर्स को प्रोवाइड होगी, बट इट कैन लीड टू इनसिक्योरिटी। फार्मर्स कैन बिकम बैडली डिपेंडेंट ऑन दीज कंपनीज। व्हाट इफ दीज कंपनीज आर फ्रॉड? ठीक है, अगर ये कंपनीज ने बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अगर ये कंपनीज भरोसेमंद नहीं निकली, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन if you entirely put your dependency on one thing? It is never healthy, ठीक है। so हमें दिख रहा है कि पूरा ऐसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, बट फार्मर्स आर एक्चुअली बिकमिंग वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ दीज कंपनीज। अब ये बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग चल रहा है। अब हमने फूड ग्रेन्स को उगाना ही छोड़ दिया है। हम टोमेटोज और पोटैटोज से तो पेट नहीं भर सकते ना। सो फूड ग्रेन्स कहाँ उगा रहे? दिस इंक्रीज्ड फूड इनसिक्योरिटी। अगर हम ये कंपनीज के लिए सिर्फ इनका रॉ मटेरियल ग्रो करेंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा? हाउ कैन वी यू नो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स? हमारी फूड इनसिक्योरिटी फमीन्स भुखमरी बढ़ जाएगी कंट्री में, ठीक है। एंड इंडिजिनस नॉलेज जो ये कंपनीज इनपुट्स देती है सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हमारा इंडिजिनस ट्रेडिशनल विलेज नॉलेज तो कुछ काम का ही नहीं रहा, इट इज ऑल इररेलेवेंट। देन बहुत सारे जो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स ये कंपनीज देंगी, इससे हमारी देश की मिट्टी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इट इज इकोलॉजिकली वेरी अनसस्टेनेबल। हमारा एनवायरमेंट बहुत पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, ग्रीन रेवोल्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड ऑल्सो लैंड रिफॉर्म्स, तीन। सो बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। नाउ अनदर सब टॉपिक, नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद रूरल सोसाइटी में कैसे चेंजेस हमें देखने को मिले? पहला चेंज, एग्रीकल्चरल लेबर बहुत यूज में आने लगा। There was an increased use of agricultural labor. फिर शिफ्ट हुआ from kind to cash, यानी पहले आप काम करो, इसके बदले आपको खाना दिया जाएगा, फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे, दिस इज पेमेंट इन काइंड। और अब आप काम करो तो आपको पैसा दिया जाता है, दिस इज पेमेंट इन कैश। ओके, सो एक शिफ्ट हुआ फ्रॉम काइंड टू कैश, यानी बार्टर सिस्टम को टोटली हमने अबॉलिश कर दिया। अब हम मॉनेटरी सिस्टम चलाएंगे, वील पे इन कैश फॉर द जॉब विच पीपल डू, ठीक है। फिर एक लूजनिंग ट्रेडिशनल बॉन्ड था ऑफ हेरिडिटरी रिलेशनशिप्स, मतलब फार्मर्स और लैंड ओनर्स में एक बॉन्ड रहता था पहले, जैसे बेगार, मैंने आपको बताया BEGAR, फोर्स्ड लेबर। तो ये जो सारे बॉन्ड्स थे ये टूटने लगे धीरे धीरे, बेगार एक्टिविटीज भी अबॉलिश करी गई। इट इज वेरी इनह्यूमन, राइट। फिर एक और एक फिनोमिना देखा गया कि देयर वाज अ राइज ऑफ अ फ्री वेज लेबर क्लास, यानी जो लोग ऐसे दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर, क्लास ऑफ फ्री वेज लेबर्स, यानी दे वर्क, they'll demand a daily wage, आपका हार्वेस्टिंग करेंगे, सोइंग करेंगे, सो इनको फ्री वेज लेबरर्स बोलते हैं। सो ये सारे चेंजेस हमने देखे वंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट जो रेड में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। Change in the nature of relationship between landlords and agriculture workers was described as a shift from patronage to exploitation. पैट्रनेज यानी जो पहले बॉन्ड्स रहते थे, दिहाड़ी सॉरी जो हेरिडिटरी बॉन्ड्स की हमने यहाँ पे बात की ना, कि अगर किसी एक इंसान है, उसके पापा ने भी किसी लैंडलॉर्ड को सर्व किया है, तो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्सन एज वेल टू सर्व दैट लैंडलॉर्ड। तो ये सारे जो रिलेशनशिप्स है, बॉन्ड्स है, ये सारे वीक हो गए। एंड
जैन ब्रेमन एक सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि चेंज इन नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एग्रीकल्चर लेबरर्स, इसको डिस्क्राइब किया एज अ शिफ्ट फ्रॉम पैट्रनेज टू एक्सप्लॉयटेशन। यानी एक्सप्लॉयटेशन तभी भी करते थे बट आज भी एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, बट एक तरीका एक्सप्लॉयटेशन का अलग होगा। मूविंग अहेड, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? एग्रीकल्चर स्टार्टेड टू बिकम मोर कमर्शलाइज्ड, मार्केट ओरिएंटेड होने लगा। डोमिनेंट कास्ट जो हमने अभी पढ़ी, दे बिगैन टू इन्वेस्ट इन देयर प्रॉफिट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर टाइप्स। यानी धीरे धीरे उनके लिए एग्रीकल्चर एक बहुत ज्यादा कम्बरसम एक्टिविटी हो गई, इसलिए दे स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन अदर वेंचर्स, बिजनेसेस किए, स्टोरेज बिजनेस हो गया, ट्रांसपोर्ट बिजनेस। तो ये सारे चेंजेस हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस देखी। अब एक फिनोमेना आता है, सर्कुलेशन ऑफ लेबर। यानी धीरे धीरे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद के दिन आने लगे, यहाँ पे दिखेगा 4.5 यूनिट ऑफ योर टेक्स्ट बुक। धीरे धीरे आफ्टर इंडिपेंडेंस लेबर बहुत सर्कुलेट होने लगा, माइग्रेशन बढ़ गया। इसका रीजन क्या है देखते हैं। ग्रोथ ऑफ माइग्रेंट लेबर ड्यू टू कमर्शलाइजेशन। जैसे जैसे एग्रीकल्चर ज्यादा कमर्शलाइज होने लगा, वैसे वैसे आपका लेबर भी बहुत माइग्रेट होने लगा इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। एज बॉन्ड्स ऑफ पैट्रनेज बिटवीन लेबर एंड लैंडलॉर्ड्स ब्रोक, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज्ड। यानी धीरे धीरे अब बॉन्ड्स टूट गए, ठीक है। लेबर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, लेबर की बहुत जरूरत है। thousands of workers they started circulating, विलेज गांव छोड़ के अर्बन एरियाज, प्रॉस्परस एरियाज में जा रहे हैं इन सर्च ऑफ वर्क। और जनरल ट्रेंड क्या था? ऑब्वियसली मेन दे माइग्रेटेड एंड विमेन एंड चिल्ड्रन दे वर लेफ्ट बिहाइंड विथ घर के जो ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होंगे उनके साथ रखते थे, एंड मेन दे माइग्रेटेड। फाइन, वेरी जनरल। अब एक टर्म आता है जो बहुत ज्यादा जरूरी, फुट लूज लेबर। ये भी टर्म किसने दिया? जैन ब्रेमन। दिस टर्म इज ऑल्सो गिवन बाय जैन ब्रेमन। हमने और एक स्टेटमेंट पढ़ा था जैन ब्रेमन का। नाउ सेकेंड टर्म which was given by Jan Bremen is footloose labor. Who are these workers? They are migrant workers coming from drought prone areas, less productive regions. better prosperous areas में ये लोग migrate कर जाते हैं, ये पंजाब हरियाणा जैसे रीजन्स में जाते हैं। ब्रिकलिन्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, फार्म्स पे काम करने वगैरह चले जाते हैं, और इनको ऐसे वर्कर्स को फुट लूज लेबर का जैन ब्रेमन ने नाम दिया। अब ये लेबरर्स की खास बात क्या है कि इन्हें कुछ राइट्स नहीं मिलते, इन्हें मिनिमम बेसिक वेजेस तक नहीं मिलती, इनके साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है, इन्हें राइट्स नहीं मिलते, इनका इजीली एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है, इनको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है, ये मजबूर हो जाते हैं। ओके, सो ये माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ड्रॉट प्रोन रीजन्स, लेस प्रोडक्टिव से जाके पंजाब हरियाणा के ऐसे ऐसे साइट्स पे काम करते हैं, इनको बोला गया था फुट लूज लेबर। सीयूईटी में आ सकता है क्वेश्चन। अब लास्ट टॉपिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बोर्ड्स में तो देख सकते हो आप, इम्पोर्टेंट तो है, बट आई गेस 3 to 4 मार्क्स के लिए देखोगे अगर दिखेगा भी तो ये टॉपिक। फार्मर्स सुसाइड्स, वेरी जनरल टॉपिक, वी ऑल नो अबाउट द फार्मर्स सुसाइड्स जो 1997 to 98 से स्टार्ट हुए थे। बेसिकली ये किस किस रीजन्स में हुए थे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, बिटवीन 2001 एंड 2006। ये तो स्टार्ट हुए थे 1997-98 में। इस पीरियड के बीच में पीक पे थे सुसाइड्स। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, बेसिकली साउथ रीजन और थोड़ा सा साउथ वेस्ट रीजन, वेस्ट साइड वगैरह बहुत ज्यादा सुसाइड्स देखने को मिले थे। इसके पीछे के कुछ पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं ये हमें पढ़ना है, प्लस एक ट्रेंड समझना है सुसाइड्स में, ठीक है। सो द स्पेट ऑफ फार्मर सुसाइड्स occurring since this period can be linked to, very important term, keyword, agrarian distress.
देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ लोग हैप्पी नहीं है एज एन ऑक्यूपेशन, इट इज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी, एंड दैट्स व्हाई ये एग्रेरियन डिस्ट्रेस एक कॉज है जिसकी वजह से ये सारे फार्मर सुसाइड्स हो रहे हैं। चेंज इन लैंड होल्डिंग्स में बहुत सारा चेंज आ गया आफ्टर लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न्स में बहुत सारा चेंज आ गया। अब लोग बहुत अलग अलग तरीके से अपने अनाज उगाते हैं। पीपल हैव स्टार्टेड implementing commercial farming instead of growing food grains. So ये सारे cropping patterns, land holdings, shift to cash crops, ठीक है, commercialization, ये सारे linked concepts हैं. So basically commercialization में आपको पैसा ज्यादा इनपुट करना पड़ता है, आउटपुट की कोई गारंटी नहीं है। मान लो पेस्ट अटैक हो गया, लोकस्ट अटैक हो गया, ठीक है, लोकस्ट अटैक हो गया, तो ये सारी चीजें you cannot, whenever it comes to agriculture it is very unpredictable, nature क्या क्या खेल खेलेगा आप नहीं बता सकते। so वही है ना कि इनपुट आप ज्यादा डाल रहे हो, उसके हिसाब से आउटपुट इस प्रपोर्शन में नहीं मिलता, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड सुसाइड्स। फिर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, फार्मर्स हैड टू फेस कंपटीशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, इट गेव अननेसेसरी एक्सपोजर, देन हाई कॉस्ट इनपुट जिसके बारे में हमने बात की, एमएनसीज की एंट्री, लोअर्ड इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट थोड़ा तो सपोर्ट करती थी लेकिन अभी एमएनसीज भी एक्सप्लॉइट करती हैं। ऑब्वियसली डेट ट्रैप कि फार्मर्स लोन्स लेके रखते हैं बट उसे वापस चुका नहीं पाते। सो मेनी फार्मर्स हु कमिटेड सुसाइड्स, इनमें एक जनरल ट्रेंड है, ये मार्जिनल फार्मर्स थे, कोई लार्ज या मीडियम लैंड ओनर्स या फार्मर्स नहीं थे, ये स्मॉल मार्जिनल, बिल्कुल 1-2 एकड़ की जमीन जिनके पास होती है, ऐसे फार्मर्स थे हु आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, जो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे थे बाय प्रैक्टिसिंग ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड्स, बट इनको ये चीज नहीं जम पाई जिसकी वजह से दे कमिटेड सुसाइड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चेंज इन डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। इसके मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, इसका पूरा टेक्स्ट हमने कवर कर लिया है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग।